हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इस लेक्चर के लिए हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन देखेंगे कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता अपने अंदर से। ठीक है, ये अब समझेंगे क्या होता है। फिर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम्हारा आता है, एक तो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस पे पूरा चैप्टर ये वाला बेस्ड है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि इसकी डेफिनेशन आनी ही आनी है तुम्हारे एग्जाम में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी, जो तुम्हारी बैटरी के आगे लिखा होता है ना कि 9 वोल्ट की बैटरी है, या सेल जो होता है 1.5 वोल्ट का सेल होता है, या 3 वोल्ट का सेल होता है। तो जो वी लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो अब देखो, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो रटने का अब कोई मतलब नहीं है। तो हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अब ये वी जो होता है ये क्या होता है। किसी भी टाइप का तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका पूरा अच्छे से समझेंगे, तो मैं बढ़िया एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकल वे में क्या होता है ये। देन देखेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है और एम मीटर क्या होता है। उसके बाद फाइनली हम मेन जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं पहले उसकी डेफिनेशन तो पढ़ लें कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि तुम्हारा लाइट जलाने के, पंखा चलाने के, या कुछ हीटर वीटर चलाने के, या कुछ और डिवाइसेस चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, उस काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे तुम अपने घर के लाइटिंग, फैंस, वो सब कर सकते हो। पंखा चला लो भाई, टीवी देख लो। इवन मेट्रो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, सबको पता ही है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो रोबोट्स वगैरह काम कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई उसके बाद हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पड़े हों तो वो रिपेल कर लेंगे भाई। दो चार्जेस सेम हो तो रिपेल करेंगे। ऑपोजिट साइन के साथ हो, मतलब ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस रिपेल। ठीक है, इतनी चीज़। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम विच इज डिनोटेड बाय लेटर सी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर तुम्हें मेजर करना हो तो उसके लिए कूलम यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे अगर मुझे डिस्टेंस बताना हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है या 1 किलोमीटर है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, तो ये यूनिट जो मीटर की है, ठीक है, जो ये मीटर है ये एक यूनिट है। इससे मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल मैंने किया। ठीक है, इस मीटर से क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस पता चल रहा है, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए जैसे मैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ कर रहा था, वैसे ही मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए मैं कूलम यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पड़ा है या 1 प्रोटॉन पड़ा है, तो इस पर चार्ज कितना है। अब अगर मुझे चार्ज को मेजर करना है तो मैं करूँगा कूलम को यूज़ करूँगा। तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन पे। अब कोई मेरे से पूछे भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो कुछ नहीं भाई, माइनस से
मल्टीप्लाई करके मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख देना। तो माइनस साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है और पॉजिटिव साइन जो है वो प्रोटॉन को डिनोट करता है। लेकिन इतनी बात पक्का है कि अगर मेरे पास एक कोई चार्ज पड़ा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या वो प्रोटॉन हो, तो उसका अगर मैं जो अमाउंट होगा ना, जो उसके अंदर चार्ज होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रख लो, क्वेश्चंस आएंगे, याद रख लो इसको, ठीक है। इतनी बात समझ आई तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि 1 कूलम के चार्ज को डिफाइन करना। भाई बहुत बार पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तुमसे पूछ लेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कूल के एग्जाम में, स्कूल के टेस्ट में कभी ना कभी पूछ लेते हैं। तो इसको समझो क्या होता है। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10⁻⁹ newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। चलो, इससे तो अभी पढ़ के मुझे कुछ समझ नहीं आया, अब समझा दो तुम्हें है क्या ये। तो ये कह रहा है कि अगर एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, और इन पे जो चार्ज है ना, जैसे जो भी इनका चार्ज है, जो भी सी है, जो भी कूलम है इसका, वो सेम है। अरे मुझे कूलम नहीं पता कितना, ठीक है। और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर, और ये आपस में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का कर रहे हैं, तो इस चार्ज की वैल्यू 1 है और इस चार्ज की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, एक बार दोबारा समझते हैं। दो चार्ज हैं मेरे पास, सेम चार्ज के हैं, ठीक है, एक ये वाला चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है। अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है और ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब देखो फोर्स क्यों एक्सर्ट करेगा। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने तुम्हें कहा था रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्शन का फोर्स होगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या, कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स को तुम किस में, किस यूनिट में मेजर करते हो, न्यूटन में। फोर्स को किस पे मेजर करते हैं भाई, न्यूटन यूनिट होती है उसकी। तो वही वो कह रहा है, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो या वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। तो इस चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है और इस चार्ज की वैल्यू भी 1 कूलम है। ये डेफिनेशन है 1 कूलम चार्ज की। बस इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक, इतनी चीज़। तो 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन हमें समझ आ गई, तो भाई अब हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं इसको डिलीट कर दूं सारा। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखो, अब उल्टा क्वेश्चन इसने पूछ लिया। अभी इसने मेरे से डिफाइन किया कि भाई 1 कूलम का चार्ज क्या होता है। अब ये मेरे से कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, क्या कह रहा है मतलब, तो भाई हम मार्केट गए, मार्केट में हमने कहा भैया 1 कूलम का चार्ज दे दो। अब 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे तुम केले वाले के पास गए, तुमने कहा भैया 1 दर्जन केले दे दो, तो उसने क्या किया, 12 केले निकाल के तुम्हें दे दिए, यही करेगा वो। तो 1 डजन ऑफ बनानास में कितने होंगे, 12 बनाने होंगे। वैसे ही अब वो कह रहे हैं कि 1 कूलम का तुमने चार्ज भैया से मांगा, तो भैया ने तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, सीधी सी बातें पूछ रहा है। चलो ये भी निकाल लेते हैं। तो अगर मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यही पढ़ा था हमने अभी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिखूं,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम्ब में कितने होंगे भाई? यूनिटरी मेथड सीधा सीधा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास। ठीक है, कैसे किया? अगर किसी को डाउट है तो भाई तुम कैसे करते हो यूनिटरी मेथड? 10 पेन लेने गए तो भैया ने तुमसे 100 रुपये मांग लिए। एक पेन उनसे लेते तो वो कितने का देते भाई तुम्हें? 10/10 रुपीज़, 10 रुपये का एक पेन देते। सिंपल यूनिटरी मेथड, और तो कुछ नहीं किया मैंने। तो बस इसको कैलकुलेशन जो इसकी आती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितनी चीज़। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इतनी बेसिक सी डेफिनेशन तो सबको पता ही होगी कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता। तो भाई कैसे? अगर हम कहते हैं ना कि भाई लोहे की चीज़ से तुम स्विच को मतलब टच मत करो, और अगर कभी किसी तार को टच कर रहे हो तो भाई चप्पल वप्पल पहन के करोगे। और चप्पल एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता, तो इसलिए कहते हैं भाई। तो होता क्या है ये? सब्सटेंसेस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल मेटल सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, और ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से करंट फ्लो कर जाता है भाई, ध्यान रखो अपना। ठीक है, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स। अच्छा, अब ना ये तुमसे क्वेश्चन ये अलग है थोड़ा सा। व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब ये कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्यों। ठीक है, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ लेता है, तो वो कहता है कि भाई कंडक्टर से क्यों फ्लो कर, मतलब कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को क्यों फ्लो करने देते हैं, इंसुलेटर क्यों नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो भाई मना नहीं कर सकते, बताना तो पड़ेगा इसी। तो ये वाई का आंसर है तुम्हारा। तो देखो कंडक्टर्स ना ऐसा कुछ बना होता है। ये तुम्हारी एक तार है, उसको मैंने जूम इन किया। अब इसमें मैंने देखा तो ये एटम्स, हर चीज़ एटम की बनी हुई है, तो वायर भी एटम की बनी होगी। तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, और ये चौथा एटम है। तो 4 एटम को मैं देख रहा हूँ इस टाइम। अब एक एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पड़ा हुआ है, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं? उसका रीज़न ये है कि इनके पास ना बहुत सारे वेले इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जो कि एक एटम से दूसरे एटम पे टाप जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए फ्लो करने देते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लिखनी पड़ेगी भाई तुम्हें, उसके अंदर आंसर के अंदर लिखनी पड़ेगी। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए फ्लो करने देते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वेले इलेक्ट्रॉन्स, खाली इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, जो कि एक एटम से दूसरे एटम पे चले जाते हैं। अब इसमें नहीं लिखा, लेकिन मुझे अभी एक और डाउट है कि भाई कंडक्टर के अंदर ही क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्यों इंसुलेटर में नहीं जा सकते क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? उसका रीज़न भी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला टॉपिक है। जो इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है। मतलब जैसे एक, ये तुम्हारा मान लो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इन दोनों के आपस के बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो टूटेगा नहीं, तो भाई इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा कि भाई तू तो मेरे पास ही बैठेगा, तू नहीं जा सकता। लेकिन अगर इन दोनों के बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड है वो वीक है, तो ये कहेगा भाई तू निकल, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड वीक है या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उस पर आता है।
नेक्स्ट एक और मैं भाई इस पे लगाऊंगा क्यों इसका बॉन्ड वीक है और इंसुलेटर में जो एटम पड़ा है उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका भी रीज़न है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर वाली ऑर्बिट में है। अगर तुम किसी इंसुलेटर का एटम देखोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नियर वाली ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो कंडक्टर्स हैं उनका जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दूर वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब दूर वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑब्वियसली वीक हो गया। तो भाई वो दूर बैठा है पास बैठा है, पास वाले को हम पकड़ के रखेंगे, दूर वाले को जान देंगे। तो ये एक एटम से दूसरे एटम पे फ्लो कर जाता है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आके इधर चला गया, फिर ये इधर जाके इधर भाग गया, और ये इधर जाके इधर भाग गया, और फाइनली अगर तुमने इस तार के साथ कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट कर रखी होगी, अगर तुमने यहाँ पे ऐसे कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक बल्ब लगा रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा और तुम्हारा बल्ब जो है जल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो करता है। चलो ये भी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अभी आगे डेफिनेशन आएंगी करंट की तब बताऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए और तुम्हारा करंट चल पड़ा। समझ आई इतनी चीज़, कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखो ना लिखो एग्ज़ाम में ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस तुम्हें समझाने के लिए था, क्योंकि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो पता नहीं अभी क्या सिलेबस चेंज कर दे, तो मैं तो भाई पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें। ये था कंडक्टर्स की बात। नेक्स्ट आते हैं हम इंसुलेटर पे। अब भाई कहते हैं कि इंसुलेटर वैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया इंसुलेटर क्या क्या होता है, ठीक है। थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड। अच्छा अब एक और चीज़, मैंने ड्राई वुड क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि सर बुक में लिखा होता है इसलिए? नहीं भाई नहीं, रीज़न है भाई इसका भी। ड्राई वुड इसलिए क्योंकि भाई अगर तुम इसको गीला कर दोगे ना तो इसके अंदर पानी आ गया। अब इसके अंदर पानी आ गया तो पानी जो होता है वो एक कंडक्टर होता है, पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, सबको पता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी इसमें से, इसलिए ड्राई वुड। कॉटन, ड्रायर, ऑल आर इंसुलेटर। तो वही अभी जब हमने कंडक्टर में देखा, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है, पहली दूसरी ऑर्बिट के अंदर ही पड़े होते हैं, ऐसा नहीं कंडक्टर की तरह दूर दूर पड़े होते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बना के रखे होते हैं। तो सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द इंसुलेटर which can move from one atom to the another, an insulator does not allow electric charge or electricity to flow through it, ठीक है। ये इंसुलेटर का वाई का रीज़न हो गया। तो कंडक्टर समझ लिए, इंसुलेटर समझ लिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भाई अब आई है मेन चीज़, अभी तक तो थोड़ा बच्चों वाली चीज़ें कर रहे थे, अब नई चीज़ आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो डेफिनेशन बुक में होती है जो तुम्हें एग्ज़ाम में लिखनी होगी वो समझ लेते हैं, बाद में तुम्हें इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब बताऊंगा कि वी का मतलब होता क्या। तो देखो तुम्हारी बैटरी होती है 9 वोल्ट की, सेल होता है 1.5 वोल्ट का आता है या फिर 3 वोल्ट का आता है, ठीक है। तो ये जो वी लिखा है ना, इस वी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब ताकत। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिक। तो ताकत कौन सी? इलेक्ट्रिक वाली ताकत। अब इस ताकत का करेंगे क्या? ताकत से क्या करते हैं भाई? काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ऐसी ताकत जिससे तुम वर्क करते हो, कौन सा वर्क करते हैं हम? इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। क्या कर रहे हैं भाई? एक यूनिट का चार्ज है, 1 यूनिट का चार्ज है, पड़ा है। कहाँ पड़ा है? इन्फिनिटी पे पड़ा है भाई, बहुत दूर पड़ा है, पता नहीं नानी जी के घर पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है, यहाँ नहीं है आसपास। तो एक यूनिट चार्ज जो इन्फिनिटी पे पड़ा है
उस चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आना। कौन से पॉइंट पे लेके आना? ऐसा पॉइंट जो पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो। किस में पड़ा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो। ठीक है, उस पॉइंट पे उस चार्ज को लेके आना, और इस बीच में जो तुमने काम किया वो उस पॉइंट का, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आगे बात समझ अब तो? ठीक है, डेफिनेशन अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अब और अच्छे समझ आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। एक पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? जितना हमें काम हम करेंगे। कैसा काम करेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा है उसको उठा के यहाँ पे लाएंगे। उस काम को करने में जितनी ताकत लगेगी वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। खत्म, इतनी चीज समझ आ गया। अब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लो कितना? 5 वोल्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पे मुझे लाना होता, इसके और पास लाना होता, यहाँ पे लाना होता, तो ऑब्वियसली 5 वोल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि तुमने काम ज़्यादा नहीं किया भाई। ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पोटेंशियल। तो ये क्या होता? ये 6 वोल्ट होता। ठीक है, और मान लो अगर ये और इसके पास लाते, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो 9 वोल्ट था। मैं पहले कभी इस पॉइंट पे चार्ज को लेके आया था, इसका 9 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो इसका 6 है। और पास लाता, यहाँ पे लाता तो 7 वोल्ट होता, और पास लेके आता तो 8 वोल्ट होता। तो ये जो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये वाला 9 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, जितना तुम्हारा काम का डिफरेंस रह गया ना, कि भाई एक ने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी, एक ने कम मेहनत करी, तो ये जो मेहनत का डिफरेंस हो गया ना, इस डिफरेंस को तुम क्या कहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आगे डेफिनेशन आएगी, सब बताएंगे भाई। प्रॉपर वे में तुम्हें कैसे आंसर देना है वो भी सब कुछ बताया जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा बता दूं एक बार, इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाए, उसमें जितना हमने काम किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हिंदी में इतनी सी बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा मैंने ज़्यादा काम किया होता, तो मैं चार्ज को थोड़ा सा और आगे लेके चला जाता, और मैं उसका पोटेंशियल थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता उस पॉइंट का। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा काम करता तो ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता, 9 वोल्ट हो जाता, 5 की जगह 9 वोल्ट हो जाता। अब ये जो काम के बीच का डिफरेंस रह गया ना, जितना तुमने कम काम किया, ज़्यादा काम किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रह गया, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये आगे इसकी डेफिनेशन आएगी, पहले ही देख लें, या तो पहले इसको देख। वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit positive charge from one point to the another in an electric field is called potential difference। तो एक बार मैं ना जल्दी से दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, कलर भी चेंज करूँगा मैं, कलर लेंगे येलो। तो एक पॉइंट था ये वाला जहाँ पे थी 9 वोल्ट, एक पॉइंट था ये वाला जहाँ पे थी 5 वोल्ट। तो एक चार्ज को जो कि 5 वोल्ट पे पड़ा है, तो यहाँ तक तो मैंने ये काम कर दिया था। देखो सॉरी, ये एरर एंगल उल्टा हो गया। ठीक है, ये 1 यूनिट का चार्ज था, इन्फिनिटी पे पड़ा था, जो कि मैं 5 वोल्ट पे यहाँ पे लेके आ गया था। इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल 9 वोल्ट। लेट्स से ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाना, यहाँ से अगर मैं चार्ज को उठाऊँ, 5 वोल्ट से उठाऊँ और इसको 9 वोल्ट पे ले जाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक
जो मैं काम करूँगा इस काम को क्या कहूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन कहती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को ले जाने के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो कि दोनों पॉइंट्स जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। वर्क डन पर यूनिट charge in moving a unit positive charge from one point to another in an electric field is called potential difference between two points। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चार्ज पड़ा था यहाँ पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा था इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से तुम उसको लेके आए एक पॉइंट ए पे, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक जो तुमने काम किया उस काम का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब तुमने इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे तुम गए जो कि हायर पोटेंशियल पे था या दूसरे पोटेंशियल पे था, तब तुमने कितना काम किया वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इफ W joules of work has to be done to move Q coulombs of charge from one point to another, then potential difference V between 2 points is given by the formula this। तो V is equal to वर्क डन जो तुमने किया और कितने चार्ज को मूव करने के लिए किया, Q कूलम चार्ज को मूव करने के लिए किया, तो वो होता है तुम्हारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना काम किया, कितना चार्ज मूव किया, पोटेंशियल डिफरेंस, बात ख़त्म, लेक्चर हजम। इसके बाद अब पहले ये देख लेते हैं हमने जो पीछे छोड़ा था, डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मेरे ख्याल से कभी कभी पता क्या करते हैं, इसको और इसको क्वेश्चन को कंबाइन कर दे देते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 कूलम की डेफिनेशन, ठीक है, ये पूछते रहते हैं, 1 वाला इनको थोड़ा अच्छा लगता होगा, पता नहीं क्यों, बट पूछते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field। तो भाई कुछ नहीं है, 1 वोल्ट पूछ रहा है, कितना काम किया, 1 जूल का काम किया। जूल क्या है भाई, पता है ना, नहीं पता, चलो वर्क की यूनिट, सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है भाई। डिस्टेंस की मैंने तुम्हें बताया मीटर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, वर्क की जूल होती है, अपनी अपनी यूनिट है भाई। तो 1 जूल का काम किया, 1 कूलम का चार्ज मूव किया इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था, 1 वोल्ट उसका नाम है। सब कुछ 1 1 कर दो ना, 1 वोल्ट मूव किया, 1 जूल का काम किया, 1 चार्ज को मूव किया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है भाई या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है भाई स्केलर होता है, मतलब इसकी ना कोई, अच्छा अभी ये भी नहीं पता हुआ ना स्केलर होता है वेक्टर होता है क्या होता है। तो भाई वेक्टर जो होते हैं उनकी डायरेक्शन भी होती है और उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब क्या होता है भाई ये, चलो पहले स्केलर प्लीज, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो जैसे डिस्टेंस होता है और वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है वही कुछ ऐसा ही वेक्टर स्केलर के बीच में होता है। बता देते हैं एक बार फिर भी, एक मिनट, पेन लेते हैं वाइट। तो जैसे तुम घर से निकले, ये तुम्हारा होम था, ये तुम्हारे फ्रेंड का होम था, फ्रेंड्स होम।
तुम यहाँ से यहाँ गए, सपोज 10 किलोमीटर दूर था, तुम गए, ठीक है, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस था वो कितना था, 10 किलोमीटर। तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब तुम घर से फ्रेंड के घर गए और फ्रेंड के घर से फिर वापस अपने घर पे आ गए, तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर किया। लेकिन तुमने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी फ्रॉम, अगर इसको मैं ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, तो ये होगी -10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन तुमने उल्टी है, ठीक है। इस डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलोगे, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अगर उल्टा माना था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टी डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, एक मिनट, बोर्ड थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, साफ कर लेते हैं फिर समझाता हूँ, एक मिनट दो। तो जो तुम्हारी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी पूरे राउंड में, मतलब ए से बी गए, बी से ए गए, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर -10 किलोमीटर, ये हो गया तुम्हारा। मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, ये प्लस था और ऐसे माइनस, दोनों को मैंने ऐड किया लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी थी, तो हो गया 0 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं नेट डिस्टेंस कहूँ वो कितना था, तो तुम 10 किलोमीटर चले और इसी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ कंडक्टर, जिसमें वर्क डन W है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, और चार्ज कितना है, Q है। तो भाई तुमसे ना सिंपल सा पूछ रहा है कि V इज इक्वल टू W/Q लिखने के लिए कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इतना वर्क डन है और ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। तो बस ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए कह रहा है। और किस तरीके से पूछ सकता है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या पूछ सकता है एक्सप्रेस वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई देख लो, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, अलग अलग टाइम पे पूछा गया, 2009 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2014 में पूछा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली है, ठीक है, तो समझ लो, इम्पोर्टेंट है। चलो फिर शुरू करते हैं आगे। तो V इज इक्वल टू W/Q। अब एक है, मेंशन द फैक्टर दैट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो कह रहा है भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंडक्टर के अंदर, तो भाई इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती ना, तो इसलिए कंडक्टर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एक फैक्टर होता है भाई कोई, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करता है कंडक्टर के अंदर। तो वो कौन सा फैक्टर है, क्या मेंटेन करता है भाई? तो चार्ज जो है ना, कोई भी चार्ज है, वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। इसका आंसर वैसे क्या है, इसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे है वो तो मैं समझा रहा हूँ मैं। तो कोई भी जो चार्ज होता है ना, वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? तो तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। जब एक, देखो सेल के अंदर ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें, अगर मैं सेल ड्रॉ करके तुम्हें समझा दूंगा ना,
वो भी वैसे अभी समझाता हूँ। तो अभी के लिए ये समझो कि अगर मैं कह रहा हूँ एक चार्ज को मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा है ना, तो उसका मतलब ये है कि मैंने उसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पे रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये चार्ज जो है ना बहुत ही ज़्यादा हायर पोटेंशियल पे है, जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा ज़्यादा पोटेंशियल, ये है हाई पोटेंशियल। अब ये चार्ज यहाँ से नीचे फ्लो करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं पड़ा चार्ज, ये रुका नहीं हुआ भाई, इसको तुम छोड़ोगे नीचे गिर जाएगा। नीचे आके अगर यहाँ पड़ा रहेगा तो ये स्टेबल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो कोई भी जो चार्ज होता है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों मूव करता है? क्योंकि भाई यहाँ पे अनस्टेबल है और यहाँ पे ये स्टेबल है, ये पोजीशन इसकी स्टेबल है, यहाँ पे चार्ज जो है वो अनस्टेबल पड़ा हुआ है। तो मैंने तुम्हें कहा कि एक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस को मेंटेन कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो ऐसा ही सेल के अंदर होता है। तो भाई ये सेल की पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इन दोनों की मतलब सेल के ऊपर तुम्हारा लिखा होता है कि भाई 5 वोल्ट का सेल है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, अलग अलग वोल्ट के सेल आते हैं। तो ये 5 वोल्ट क्या है? इन दोनों के बीच का पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही पॉइंट्स हैं, और तो कोई है ही नहीं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 5 वोल्ट है। अब ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये मेंटेन करता है चार्जेस के फ्लो को। अगर मैं यहाँ से एक तार कनेक्ट कर दूँ और तार पे एक बल्ब लगा दूँ बीच में, और फिर ये तार ला के यहाँ पे लगा दूँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे इस वायर के थ्रू। तो इसका रीज़न क्या है फ्लो करने का? रीज़न ये है क्योंकि भाई इन दोनों के बीच का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा गया है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट करके हमें सेल बना के दे रखा है। अगर तुम मार्केट गए, उन्होंने तुम्हें 5 वोल्ट का सेल दिया, तो उन्होंने तुम्हें क्या दिया? उन्होंने कहा कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। इस 5 वोल्ट के डिफरेंस की वजह से अगर तुम इसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड से तार कनेक्ट करोगे और इसके कुछ बल्ब लगाओगे या मोटर लगाओगे तो वो चलेगी। क्यों चलेगी? उसके अंदर से, तारों के अंदर से चार्जेस का फ्लो होगा। फ्लो क्यों होगा? क्योंकि सेल जो तुमने कनेक्ट किया उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैंने तुम्हें लगा के दिया, एक हायर पोटेंशियल पे लगा हुआ है, एक लोअर पोटेंशियल पे लगा हुआ है। तो चार्ज का फ्लो जो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी सी बात है, सीधी सी बात है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, सीबीएसई ने पूछा, तो पूछ सकते तुमसे दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs फ्रॉम अ पॉइंट 118 volts टू अ पॉइंट 128 volts। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, सिंपल सा फॉर्मूला। वोल्ट कितनी? ये है कि क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल माइनस करके। तो हायर पोटेंशियल कौन सा लग रहा है तुम्हें? 128। लोअर पोटेंशियल कौन सा लग रहा है? 118। चार्ज कितना काम करना है वही तो निकालना है हमें भाई। चार्ज कितना है? 2 कूलम। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, सीधी सी बात। तो ये कितना है? 10 W2। कितना वर्क डन किया? 20 जूल का काम किया। 20 जूल का तुमने काम किया। क्या काम किया? 2 कूलम का चार्ज को उठा के 118 वोल्ट से उठा के 128 वोल्ट पे फेंकने का काम किया। तो कितना काम है? 20 जूल का काम है। इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे एग्जाम में, टेंशन ना लो। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी। तो भाई एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो कह रहे कितनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, 1 कूलम के चार्ज को दी जाएगी पासिंग थ्रू 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ना तुम्हारा कंसेप्ट लगता है सेल कैसे काम करता है वो समझते हैं हम। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस
इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी, 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 9 वोल्ट। अभी तुम्हें बताया था ना, एक सेल है अगर उसका 9 वोल्ट है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव चार्ज साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। तो ये आ गया 9 वोल्ट। एनर्जी निकालनी है। किसी को समझ आ रहा है क्या भाई एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे सिंपल सा ये पूछ रहा है कि तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा, वो एनर्जी है ये। कोई मत समझने वाला कि एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी तो हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम। तो यहाँ से कितना काम किया मैंने 9 जूल का काम किया। सो वर्क डन कितना हुआ, 9 जूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करेंगे। इस लेक्चर में नहीं किया, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया पहले से ही, तो पहले ये सब पढ़ लो, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जो नीचे लाल वाला बटन है बस उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो बस उसको क्लिक करो ताकि नई वीडियो जैसे ही है तुम्हें पता चल जाए। बेल आइकन को दबा दो। बाकी तुम्हें पता ही है, बहुत यूट्यूब देखते हो। चलो, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।